हे गाइस, इट्स दिव्यांशु। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की एपिसोड की पहली अपडेट आती है हमारे बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और भाई ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि यार आपको पता, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि 2009 में एक इंसिडेंट हुआ था कैथरीन मॉर्गन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में, जिसके बाद कैथरीन मॉर्गन ने उन पे रेप के चार्जेस लगाए थे। खैर वो केस अभी तक यहाँ पर रगड़ता हुआ आ रहा है, घिसता हुआ आ रहा है। अब इसमें यहाँ पर एक्चुअली मैं तुमको मैं कुछ बैक स्टोरी बताऊं क्योंकि इस पे बहुत बात कर सकते हैं किसी और एपिसोड में, लेकिन अगर तुमको एक ब्रीफ में बैक स्टोरी बताऊं तो देखो ये हुआ था कि उस टाइम ना दोनों पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट हुआ था जहां पर रोनाल्डो ने 375,000 यूरोस पे करे थे, जिससे बदनामी ना हो, जिससे मामला उछले ना। क्योंकि डेफिनेटली सही गलत का तो पता नहीं, देखो अभी डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज 2017 में एक जर्मन पब्लिकेशन ने एक्चुअली में इस चीज को रिवील किया था कि एक्चुअली में दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा सेटलमेंट भी हुआ है। और इसके बाद ही यहां पर कैथरीन मॉर्गन ने एक्चुअली में अब और डिमांड करने की कोशिश करी और इस केस को वापस से रीओपन करवाया। और इस बार जो उनकी डिमांड थी वो बहुत सारे मिलियंस थी, आई थिंक 25 के आसपास, 25 मिलियन के आसपास की कोई डिमांड थी। हालांकि अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स की मैं बताऊं तो जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था ना, कभी देखो रोनाल्डो की जो पार्टी, जो रोनाल्डो के लॉयर्स हैं, उन्होंने इस चीज को कभी डिनाई नहीं किया कि रोनाल्डो कैथरीन मॉर्गन कभी मिले नहीं है, बल्कि उन्होंने इस चीज को कहा कि जो भी चीज हुआ था वो कंसेंसुअल हुआ था और दोनों की मर्जी के हिसाब से हुआ था। और यहां पर लास वेगास की पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ये चीज कही थी कि देखो 2009 में जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो कैथरीन मॉर्गन ने बताया था हमको कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने ना हमको जगह बताई और ना ही उन्होंने हमको पर्सन का नाम बताया, और इसलिए हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग आई थिंक बड़ी अपडेट और आई थिंक एंडिंग अपडेट ये है कि कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया है और रोनाल्डो को विक्ट्री मिल गई है। यहां पर उन्होंने इस चीज का जो रीजन दिया है वो ये चीज दिया कि पहली बात तो आपके टाइम इतना हो गया कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये है कि आपका जो तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का और सबूत इकट्ठे करने का वो इलीगल है और काफी ज्यादा लाइक एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, ये कैथरीन मॉर्गन के लॉयर्स को उन्होंने कहा। और ऐसे में ये चीज रोनाल्डो की पर्सनालिटी को, रोनाल्डो की इमेज को बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। और इसी तरह यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस केस को जीत गए हैं। अब इस केस के रिगार्डिंग ना, मैं जब फुटबॉल कम्युनिटी में मैं जब रिएक्शंस पढ़ रहा था ना, तो काफी लोग आई थिंक ये चीज कह रहे थे, देखो जो रोनाल्डो के हेटर्स थे वो चीज कहेंगे कि बच गया साला, बच गया वो, बच गया ये। लेकिन डेफिनेटली अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम बात करें या फिर थोड़ा सा रोनाल्डो वाली बायस की तरफ की बात करें ना, तो काफी लोग ये चीज कह रहे थे कि इस केस की वजह से कहीं ना कहीं रोनाल्डो काफी सारे अवार्ड्स को यहां पर एक तरीके से निकाल लिया गया, उसको अवार्ड्स नहीं जीतने दिया गया। और आई थिंक एक इंसिडेंट तो मेरे को भी याद है, आई थिंक इट वाज फीफा 19 का था या फिर फीफा 20 का था, जब फीफा के कवर स्टार पे रोनाल्डो को होना था, बट इस केस की वजह से एक्चुअली में उसको हटा दिया गया था। शायद से फीफा 19 था। तो डेफिनेटली यार देखो यही चीज होता है। वैसे कैथरीन मॉर्गन ने क्यों जो 375,000 यूरोज उन्होंने एक्सेप्ट करे थे, उस पर कहा कि देखो मेरी मेंटालिटी थी ही नहीं इस तरीके से कि मैं कुछ सोच पाऊं, तो मैंने जितने पैसे मिल रहे थे मैंने ले लिए। और फिर जब उसका रीजन पूछा गया कि तुमने फिर वापस से रीओपन क्यों करवाया, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे को ना मी टू मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी मैं, तो मेरे को मी टू मूवमेंट का मैंने सहारा लिया और मैंने उसकी वजह से इस केस को वापस से रीओपन करवाया। प्लस जो मेरी मेंटालिटी डैमेज थी और बाकी सारी मतलब लाइक जो उनको मेंटली उनको जो झेलना पड़ा, उसकी वजह से कह रहे थे कि मेरे को भाई इतने सारे मिलियन पैसे मिलने चाहिए। बाकी डू लेट मी नो इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ वापस आते हैं अपने ट्रांसफर अपडेट्स पे। एंड एज ऑलवेज देखो, कोई अगर प्लेयर किसी क्लब में चुपचाप जा रहा हो, शांति से जा रहा हो और उसमें अगर हल्ला गाटना हो, कुछ बकचोदी मचानी हो, तो कौन सा क्लब का नाम सबसे पहले याद आता है? हाँ बिल्कुल, आपने सही गेस किया, उसका नाम है पीएसजी। अब खैर इस मामले में तो आई थिंक कह सकता हूं कि शांति से नहीं जा रहा था प्लेयर, हल्ला गाटते हुए जा रहा है। एक्चुअली में यार अपन लोग बात करेंगे लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग। अब देखो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि लेवेंडोव्स्की को बार्सिलोना जाना है, बार्सिलोना को लेवेंडोव्स्की चाहिए, बायर्न को लेवेंडोव्स्की भी चाहिए क्योंकि देखो बायर्न के सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया कि नेक्स्ट वीक जब नेशंस लीग की ड्यूटी खत्म हो जाएगी ना, तो वो लेवेंडोव्स्की के साथ बैठेंगे। और देखो मेरे को कंफर्म पता है कि लेवेंडोव्स्की वहां बैठ के भी उनको गाली देगा और कहेगा कि सालो कान मराओ, मेरे को तो जाना है बार्सिलोना। अब यहां पर एंट्री होती है पीएसजी की। अब ये पहली बार नहीं है कि जब पीएसजी की एंट्री हो रही है लेवेंडोव्स्की की रेस में, एक्चुअली में पहले भी पहले कुछ सालों में भी और इस सीजन में भी, पहले इस पूरे ट्रांसफर स्टोरी में अगर बात करूं तो इस सीजन, इस साल ही कहीं ना कहीं पहले भी इन्होंने इंक्वायर करा है, लेकिन ना ही लेवेंडोव्स्की से इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ना ही यहां पर इनको बायर्न से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखो ये चीज ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहां पर कि लुइस कैंपॉल जो कि इनके नए फुटबॉल एडवाइजर हैं, वो यहां पर लेवेंडोव्स्की को चाहते हैं पीएसजी में, और इस चीज पे कहीं ना कहीं पीएसजी लेवेंडोव्स्की की रेस में एंटर कर सकती है। अब पहले उन रीजंस की और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं क्यों एक्चुअली में चलो सोचना भी एक तरीके से पॉसिबल और जस्टिफाइड लगता है। पहला रीजन ये है कि देखो पीएसजी के पास पैसा है,
लेकिन इसी का काउंटर ये भी हो सकता है कि लेवेंडोव्स्की को पैसे से मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर बार्सिलोना एक्चुअली में इसको फाइनेंशियली कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी। अब देखो लेवेंडोव्स्की को बार्सिलोना जाना है, बार्सिलोना को लेवेंडोव्स्की चाहिए, बट इस चीज से होगा नहीं ना। एक्चुअली में अभी भी बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ही खराब है, जिसको सॉल्व करने का प्लान मैं इसी में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि एक्चुअली में जो लेवेंडोव्स्की एट द एंड ऑफ द डे वो ये मान के चल रहे हैं कि लेवेंडोव्स्की को बार्सिलोना ज्वाइन करने से ज्यादा बायर्न छोड़ना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और दो अलग चीजें हैं। देखो लेवेंडोव्स्की को अगर बार्सिलोना ही जाना है तब तो किसी का मतलब बनता नहीं है, और अगर उसको बायर्न ही छोड़ना है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि दूसरा क्लब भी आता है। अब यहां पर बात करते हैं, मेरे को लगता है कि लाइक मेरे वर्डिक्ट की या फिर मेरे ओपिनियन की, मेरे को लगता है कि देखो पीएसजी आ सकती है रेस में, पीएसजी थ्रेट भी कर सकती है, पीएसजी थोड़ा डराएगी भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि बार्सिलोना रेस जीत जाएगी। सबसे पहली चीज तो देखो लेवेंडोव्स्की ने खुद पब्लिक में आके इस चीज को कहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बार्सिलोना के ऑफर के अलावा किसी को भी कंसिडर नहीं किया है, जबकि वहां पर चेल्सी भी थी, वहां पर एक तरीके से पीएसजी भी मौजूद थी। ये तो बस कहीं ना कहीं अब लुइस कैंपस आया तो वो और ज्यादा चढ़ा रहे हैं इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें ना, तो लेपोर्टा ने कल अपने इंटरव्यू में इस चीज को कहा है कि 16 तारीख को यानी कि थर्सडे को जब सोशियोस की मीटिंग होगी तो उसमें वो 2 इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर 2 इकोनॉमिक लेवर्स को डाउन करेंगे, और अगर वो अप्रूव्ड होता है तो बार्सिलोना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अब यहां पर अगर 2 इकोनॉमिक कंडीशन लेवर्स की मैं बात करूं तो पहला तो मेरे को लगता है कि शायद से आप कुछ चीज को डाइल्यूट किया जाएगा, कुछ इस तरीके से डाइल्यूट किया जाएगा, बीएलएम हो या फिर एक तरीके से कुछ गिरवी टाइप मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ ऐसा होगा, कुछ होगा ऐसा, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही। और जो दूसरा है वो मेरे को लगता है कि यहां पर फ्रैंकी डियोंग की सेल को अप्रूवल मिल जाएगा। अब वो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि यार लेपोर्टा ने इस चीज को अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमको बार्सिलोना के फ्यूचर के लिए, बार्सिलोना की हेल्दी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अगर हमको किसी एक वैल्यूएबल प्लेयर को सेल भी करना पड़े ना तो हम यहां पर सेल कर देंगे। तो ये मेरे को लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं बड़ा है। यस पीएसजी वाला मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मेरे को ज्यादा कुछ खास इसमें ताकत लगती नहीं है। एंड मोर सो देखो एक चीज और है जो अंडररेटेड है, ज्यादा मायने नहीं रखेगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज कि मोरो इकार्डी को भी पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लेवेंडोव्स्की को लेके आ सकते हो। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि अगेन आती है इस पीएसजी क्लब से ही, और वो है यहाँ पर जिनेदिन जिडान के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम जब हमने परसों फुटबॉल डेली का एपिसोड में हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जिडान ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पीएसजी जो रिपोर्टर्स हैं, प्रो रिपोर्ट्स हैं, प्रो मीडिया है, वो इस चीज को ऑलमोस्ट कंप्लीट दिखा रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अभी तक की हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो देखो ये चीज तो तय है कि यस पीएसजी इसमें इंटरेस्टेड है, पीएसजी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी मान के चल रही है, अब ये भी सिग्नल ले रही है कि जिडान की तरफ से अब धीरे धीरे वो जो लाल बत्ती थी ना अब वो कहीं ना कहीं हरी होती हुई दिख रही है। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, और मैं आपको बताता हूं जिन बहुत रिलायबल रिपोर्ट्स को मैं यहां पर मेंशन करता हूं उन्होंने अभी तक एक भी बार ये नहीं कहा है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, जबकि पीएसजी की जो प्रो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इस चीज को रिपोर्ट कर रही है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्री हो चुका है जिडान में और पीएसजी में। दोनों तरीके से उसको पूरी छूट मिली जाएगी। यहाँ पर जो लियोनार्डो और पोचेटिनो वाली बकचोदी थी वो बिल्कुल नहीं होगी, पूरा कंट्रोल दिया जाएगा एंड डेफिनेटली वो एम्बापे को फेस बनाएगा अपने नए स्क्वाड की। इंपॉर्टेंट चीज पता है पूरे उसमें पूरी स्टोरी में मेरे को क्या लगी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पीएसजी तरीका ढूंढ रही है जिडान को कन्विंस करने के लिए वो ये है कि देखो देख भाई तू पीएसजी का मैनेजर बन जा, 1 साल बाद अगर फ्रांस नेशनल टीम डिस्चैम्प्स को अगर सैक कर देती है तो तू छोड़ के फ्रांस चले जाइयो। अब यहां पर एक नया ही मामला सामने आया और वो ये है कि पीएसजी ये चाह रही है कि तू पीएसजी का मैनेजर बन, तू मैनेजर बन, 3 साल मैनेजर बन, 4 साल तेरे को जितना साल बिताना है उतने साल बिता, और जब फ्रांस नेशनल टीम की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी तो तू फ्रांस नेशनल टीम की जॉब भी ले लियो। यानी कि लाइक साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड तू फ्रांस नेशनल टीम की जॉब को भी संभाल और तू पीएसजी की जॉब को भी संभाल। इट्स अ प्राइम एग्जांपल। जैसे अगर हम बात करें राल्फ रागनिक की, बड़ा डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात तो राल्फ रागनिक मैनेजर नहीं था, इट वाज अ कंसल्टेंसी रोल, और दूसरा ये था कि ऑस्ट्रिया नेशनल टीम और फ्रांस नेशनल टीम में जो डिफरेंसेज एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखते हैं यार क्या होता है जिडान का। पर्सनली मेरे को लगता है कि यार मतलब देखो इस समय दो ऑप्शन है इन पे, क्रिस्टोफर गाल्टियर है और एक जिडान है। आई थिंक ये जिडान के लिए लास्ट तक खींच ही देंगे, और अगर मना कर दिया जिडान ने तो वो फिर कभी आएगा ही नहीं। बाकी इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट 2 अपडेट की, वो आती है ट्रांसफर विंडो से, और सबसे पहले आती है डियोंग टू यूनाइटेड से। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो जो पहला ऑफर था मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो यहां पर अब रिजेक्ट कर दिया गया है। दैट वाज अराउंड 53 मिलियन प्लस 7 मिलियन इन बोनसेस, यानी कि 60 के आसपास का था। जो डिमांड है यहां पर बार्सिलोना की वो है यहां पर 70 से 80 के बीच में। तो कह सकते हो कि आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी
तो मामला बैठ जाएगा, क्योंकि डियोंग अब आने को तैयार है। अभी हाल ही में आई थी, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें डियोंग से सवाल पूछा था कि भाई तुम क्या कैटलोनिया को छोड़कर मैनचेस्टर की ठंड में जाना चाहते हो, तो उस पर वो हंसता है और वो कहता है कि मैं इस पर बात नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं आई थिंक शायद से फ्रैंकी डियोंग को, मैं कहाँ पढ़ रहा था यार, फ्रैंकी डियोंग को यही चीज भी कही गई है कि तू पब्लिकली अभी इस ट्रांसफर स्टोरी के बारे में कुछ मत कह, कोई हिंट मत दे, क्योंकि सही बात बताऊं तो यार ये डील ना जितनी स्ट्रांग दिख रही है एक्चुअली में पलक झपकती पलट सकती है। और पलट इसलिए सकती है क्योंकि यूनाइटेड और बार्सिलोना के बीच में जो नेगोशिएशन है ना, वो ट्रांसफर फी पे एग्री नहीं हुई है। तो एड ऑन्स वगैरह बाकी सारे पॉइंट्स भी होते हैं, 70-80 मिलियन और यहाँ पर 50 से 60 मिलियन। अगर मैं इसके रिगार्डिंग टेनहैग के पर्सपेक्टिव की अगर बात बताऊं तो वो यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि अगर आने वाले टाइम में डियोंग ने जल्दी हाँ नहीं गई तो वो यहाँ पर ट्रांसफर टारगेट्स को स्विच भी कर सकता है, यानी कि डियोंग यूनाइटेड के लिए एक अनडिस्प्यूटेड ऑप्शन नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होगा। आई थिंक इवेंचुअली अब फ्रैंकी डियोंग को यूनाइटेड साइन ही कर लेगी, एंड यस ही इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास साइन। बहुत ही सही साइनिंग है, मेरे को मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सही बात है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है टॉटनहम हॉटस्पर से। अब रिचार्लिसन यार एक ऐसा प्लेयर था जो कि मैं कहूंगा कि इस समय चेल्सी, रियल मैड्रिड और यहां पर टॉटनहम हॉटस्पर की रडार पर है, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मूव की बात करें तो टॉटनहम हॉटस्पर वो पहला क्लब है जो कि काफी सीरियसली मूव कर रहा है रिचार्लिसन के लिए। अगर रिचार्लिसन की खुद की स्टोरी की बात करें तो देखो, उसने एवर्टन को पहले ही बता दिया कि मेरे को जाना है, मेरे को एक नए क्लब में जाना है, एक बड़े क्लब में जाना है जिसके यूरोपियन मतलब चैंपियन लीग में उसके भाई फुट होल्ड हो, अच्छा खासा खेलता हो, और डेफिनेटली मेरा जो प्राइम है मैं अपने प्राइम ईयर्स वहीं पर ही स्पेंड करूं। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड भी आई थी, उसके बाद यहाँ पर चेल्सी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चेल्सी गैब्रियल हेसूस की बात करें या फिर उस्मान डेम्बले की बात करें तो भी वहां बिजी है। टॉटनहम हॉटस्पर यहाँ पर मूव बना रही है। अब हालांकि यहाँ पर अगर हम एवर्टन की बात करें तो वो 80 मिलियन के आसपास डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम टॉटनहम हॉटस्पर की बात करें तो 60 मिलियन का ऑफर यहां पर दे सकते हैं, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं अगर हम डेविड ऑनस्टीन की बात करें तो यहां पर ऑफर आ ही जाएगा। अब आपको होगा कि यार एवर्टन 80 मांग रही है, ऐसा कोई खास वो भी नहीं है कि उनको पैसों की सख्त जरूरत है, और यहां पर 60 दे रहे हैं, तो ऐसा एग्री कैसे होगा। अब इसके पीछे का रीजन यहां पर ये बताया जाता है कि देखो, फ्रैंक लैम्पार्ड को यहां पर जो स्क्वाड है उसमें करना है भाई, उसको रिपेयर करना है, उसको अपग्रेड करना है, उसको यहां पर पैसा लगाना है। पैसा लगाने के लिए देखो एवर्टन पैसा लगाती है, हर सीजन लगाती है, लेकिन रिचार्लिसन जो कि खुद ये कह रहा है कि अब मेरे को जाना है, और डेफिनेटली जब प्लेयर जाना होता है तो आपके पास इतने ऑप्शंस रहते नहीं है कि आप आपका स्टैंड इतना स्ट्रांग रहता नहीं है कि आप सामने वाले क्लब के साथ बिल्कुल ही मतलब छाती पे चढ़ के उसके बिल्कुल घुस जाओ कि नहीं नहीं हम तो 80 मांगेंगे, और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थोड़ा कम मानना पड़ता है। तो टॉटनहम हॉटस्पर अगर 60 मिलियन में रिचार्लिसन को साइन कर लेती है तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। एंटोनियो कॉन्टे, इवान पेरिसिच, फॉस्टर और अब यहां पर रिचार्लिसन अगर ये 3 साइनिंग कर रहा है तो भाई डेफिनेटली कह सकते हैं कि स्पर्स का रीबिल्ड एंटोनियो कॉन्टे के हिसाब से जा रहा है, और कहीं ना कहीं डैनियल लेवी उसको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद है। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।